47 था। 47 था, 46 था। ओके नहीं मैम 47। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, फिर मैं देखती हूँ पेज 8 नंबर डाल। क्वेश्चन नंबर 8। 8 ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हो या 3 बोल रहे हो? मैम 8। ओके, स्टेटमेंट बोलना जरा स्टार्ट करो जरा, क्वेश्चन नंबर जो भी है। मैम द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, मैम लास्ट को है 47 पेज के लास्ट को है 8 नंबर वो वाला। इथाइल अल्कोहल, राइट? यस मैम। ओके ठीक है ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड पेज नंबर 46। बच्चों सभी बच्चे चेक कर लें अपनी अपनी बुक्स में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम अनसोल्ड, मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। स्टेटमेंट बोल रहा था द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज दिस। ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है फॉर इथाइल अल्कोहल C2H5OH। आफ्टर कंबशन क्या रिएक्शन होना चाहिए? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला गिवन है, यस इट इज C2H5OH। कंबशन करोगे बताइए आप क्या बनाओगे? CO2 और H2। आफ्टर कंबशन हाइड्रोकार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज होता है। और इस केस में जो एंथैल्पी चेंज है ΔHc स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है आपके पास में, एंड इज -1380.7। कल भी मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन आपको साइन नहीं दे रहा है तो वो आपको बराबर बता रहा है कि इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन किलो जूल पर मोल में है। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सो माइनस साइन यूज किया है मैंने, राइट? ओके, बैलेंस करें आप सबसे पहले। कार्बन बैलेंस हो गए, देखिए 2 से। हाइड्रोजन टोटल काउंट करें 516, 3 2 जा 6। और अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दे 2 2 जा 4 और 3 7। देन इट इज आपको लिखना चाहिए 7/2 O2। अनम्यूट करें और बताएं बैलेंसिंग समझ में आ गई क्या? यस मैम। मैम इधर 3 आएगा। 7/2। यस मैम। यस मैम। ये करेक्ट है? किसी बच्चे ने कुछ बोला? मैम मैं कह रही हूँ 7/2 की प्लेस में 3 3 आएगा। आएगा। ओके 3 आएगा, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे टोटल 3 + 4 7 हो गए थे, तो 1 ऑक्सीजन अल्कोहल का है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इट इज 3 O2, राइट? अब गिवन क्या है, कौन सी चीजें आपको गिवन है, तो मुझे आगे पता लग रहा है इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। यस, सिंपलाइज फॉर्म है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2, मैंने डाल दिया, राइट? लाइकवाइज आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन CO2 ना होकर के आपके बाद दिया हुआ है वाटर, यस इट इज H2O। एंड द वैल्यू, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? वाटर के लिए वैल्यू है -286 पॉइंट, हेल्प कर दो, 6 किलो जूल पर मोल। अगेन माइनस में, बच्चों को समझ आना चाहिए क्यों है माइनस में। बिकॉज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज सिमिलर टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। Likewise, enthalpy of formation of CO2 is similar to enthalpy of combustion of C, carbon. कल मैंने बता दिया था इसके बारे में, सो आप लोगों को मालूम होगा। CO2 की वैल्यू आ रही है आपके पास में 394.5 किलो जूल पर मोल। ओके फाइन, बस खत्म हो गया। आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H5OH। अल्कोहल के लिए निकालना है, इथाइल अल्कोहल के लिए निकल जाएगा। इक्वेशन लगा दिया आप लोगों ने, क्रॉस कर लो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 आ जाएगा। कैसे? जो भी कल हमने प्रोग्राम किया था वही चीज आज भी हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए क्या? सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, रिएक्शन की एंथैल्पी को यूज करते हुए फॉर्मेशन पे चले जाओ। कैसे चलने वाले हो? ऐसे लिखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू, बताइए क्या लिखना है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। डाल दिया? ओके, अब फटाक से स्टेटमेंट डाल दो और वैल्यूज डालो। चलिए फटाफट हेल्प करो मेरी। प्रोडक्ट CO2 और H2O है, कितने कितने मोल्स हैं? जितने भी मोल्स हैं उनकी एनर्जी को उन्हीं के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करो। जैसे CO2 के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, तो आपको क्या लिखना चाहिए? 2 × -394.5। फिर मैंने लिखा है प्लस, क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट ही है दूसरा भी, और उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को किससे? इसकी वैल्यू से, इट इज -286.6 डाल दिया। वैल्यू कवर अप माइनस, ये वाला माइनस है, और फिर उसके बाद रिएक्टेंट साइड में ये रहा रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये तो मुझे नहीं पता। इथाइल अल्कोहल तो मुझे नहीं पता। C2H5OH गिवन नहीं है, राइट। ऑक्सीजन की गिवन है क्या? नहीं, दी नहीं है। इसका मतलब जिसकी नहीं देते उसकी क्या लेते हैं? 0। तो मैंने 0 ले लिया उसकी वैल्यू, ठीक है। और ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन में क्या चेंज हुआ तो मुझे पता लग रहा है -1380। अनम्यूट करें अब बच्चे एक बार जल्दी से, बताइए बच्चों। Yes, ओके, ma'am. ये बात समझ में आ गई? यस हाँ, मैम। सभी को समझ में आ गई। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 मोल का, 3 मोल का, यहाँ से ये वैल्यू सेपरेट करो, वैल्यू निकल आएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो थोड़ा जल्दी कर ले। मैं सॉल्व करती हूँ। 5 2 जा 10, 0 1, 4 2 जा 8 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 7 माइनस में आ गया, अगेन माइनस आएगा 18.19 1 5 2 3 2 जा 6 8, ये आ गया माइनस। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ऑक्सीजन की हम लेंगे नहीं, ये फॉर्मेशन किसका है? C2H5OH का। ऑक्सीजन का हमें लेना नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1380। किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो मुझे बता दे प्लीज। 1 6 7 2 जा 14 1 8 2 जा 16। यस, इट इज -1648.8 और यहाँ वैल्यू आ रही है -1380। और ये आ गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? C2H5OH के लिए। अनम्यूट कर ले बच्चे, बताएं फटाफट से, सॉल्व कर लेंगे ना आगे। Yes, ma'am. Yes. आंसर आ गया क्या? वैसे मैं किए जा रही हूँ ये वैल्यू उठाओ, यहाँ लेकर आओ, प्लस में हो गया 1380, माइनस करना है बस। आंसर आ जाएगा? यस मैम, आ जाएगा। आ जाएगा, देन ओके, ठीक है। और बताएं बच्चे। फाइन, मैम आंसर 268 आएगा। 268.8। 268.8। 8। यस मैम, 8। 268.1. 1 कैसे आएगा? ये तो 80 8 ही आएगा। आ रहा है। हाँ, ये माइनस होगा। माइनस होगा, यस यस, इट इज माइनस होगा। ये माइनस होना बहुत जरूरी है क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। हो सकता है देखो हम लोगों ने कुछ करेक्शन हो गया हो, पता नहीं मेरे को तो कहाँ पे, पर वैसे प्रोसेस बिल्कुल ओके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए फटाफट, टाइम नहीं है इतना, जल्दी बताइए अगला। हम 5th क्वेश्चन इसी पेज पे। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, ओके। आप इसे छोड़ दो स्नेहल, क्वेश्चन नंबर 5 को आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव में चला जा रहा है, क्योंकि इसको मैं शॉर्टकट में नहीं समझा सकती थी। एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, फिर भी अब बच्चे ने पूछ लिया है तो मुझे करना भी पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, बहुत सारे मेथड होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस सिंपल मेथड से, पता नहीं हो जाए या नहीं हो जाए, हमने ट्राई नहीं किया कभी भी, पर स्पेशल मेथड से हमने इसे ट्राई किया है। जरा आप लोग मेरी हेल्प करो, चेक करने में ही करना बस आप लोग। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि आपके क्वेश्चन ने दी है, 2Al जो सॉलिड स्टेट में होता है प्लस 6HCl। क्योंकि आपने देखा होगा बुक्स में जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो उनका मेथड अलग है और मेरा मेथड अलग है, क्योंकि मुझे काम जल्दी चाहिए, इसलिए प्लस माइनस करती हूँ मैं बस। ये अब की बार बुक जैसे मेथड से हम कर सकेंगे। एक्वस स्टेट में आ रहा है, प्लस क्या रिलीज हो रहा है? 3H2, ओके, हाइड्रोजन। कौन सी फेज में है? गैस, ओके। अब बच्चों देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी गिवन है प्रोडक्ट के साथ। यदि प्रोडक्ट के साथ एनर्जी गिवन है इसका मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब आपको क्या लिखना चाहिए? 1004.2 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो डेल एच नेगेटिव में आएगा, मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ। आपको मैं अब यहाँ सिखा रही हूँ कि जो भी चीज आप इस इक्वेशन के साथ करोगे बिल्कुल वही चीज आप उसकी एनर्जी के साथ भी करना, ठीक है। ये काम आपका है, आप लोग लास्ट में करना। स्टेप नंबर 2 लिख रही हूँ अभी तो मैं, कि हाइड्रोजन है जो कि गैसेस स्टेट में है और क्लोरीन है वो भी गैसेस स्टेट में है, वो कन्वर्ट होके बना रही है 2HCl। क्वेश्चन लिखने में ही बहुत देर लग जाएगी। कौन सी स्टेट है? गैस।
सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। नंबर थर्ड इक्वेशन, HCl है जो कि गैस है, और इसको मैंने AQ का क्या मतलब होता है फटाफट बता दो, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इसके लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, गिवन है। फोर्थ और लास्ट इक्वेशन आपके पास में आ रही है और वो ये कहता है कि Al2Cl6 जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है, इसको यदि मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दे दूं, AQ का मतलब ही एक्वस सॉल्यूशन मैंने बताया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al2Cl6 कौन से फेज में, एक्वस फेज में, और इसमें भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब हर जगह पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए मैं मान ही लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन की एनर्जी, बॉयज आप लोग हो ना मेरे साथ, अभी तक मैं पीछे नहीं गई हूँ, चेक नहीं किया कितने बच्चे आ चुके हैं। -B -C -D, इसका मतलब इसका मतलब हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। तो प्रोसेस कैसा हो गया है, एक्सोथर्मिक हो गया है। बताएं बच्चे, पहले तो ये बताएं कि ओके सवाल थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? यस मैम। ओके यस मैम। हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ अपना, तुम भी लगाना मेरे साथ। पूछा क्या हुआ है वैसे तो बताओ सुशी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस, ओके, एनहाइड्रस Al2Cl6 पूछा है आपसे, एनहाइड्रस, ओके, आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस Al2Cl6, ओके। आपको बच्चों एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों का यूज करना है और दोनों का यूज करके बनाना है Al2Cl6, पर उसकी खास बात है कि वो एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब एक्वस ना हो, तो सॉलिड स्टेट में आना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, है ना, उसको फेज में चेंज किया। कितने एल्यूमिनियम है, 2, बैलेंस कर दो। कितने क्लोरीन है, 6, 3Cl2, बैलेंस हो गया। इसका पता है इसको कैसे समझते हैं, इसको ये समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस फेज में आ जाना चाहिए, यानी इन सभी इक्वेशंस को इस तरीके से यूज करो कि आपका लास्ट फॉर्मेट ऐसा आ जाए। ऐसा आने के लिए अब आप ऊपर जाके चेक करो, तो एल्यूमिनियम आपका सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, Cl2 को चेक करो गैस स्टेट में होनी चाहिए, तो ये सारे फेज आने चाहिए, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। अब मुझे वैसे फेज में लाने के लिए क्या करना चाहिए? यस, मुझे कुछ समझ आ रहा है। कितने मोल क्लोरीन यूज हो रहा है, अब तुम बोलो मेरे साथ में और जवाब देते जाना। 3। तो आप आओ इक्वेशन नंबर सेकंड पर, यहां से पकड़ में आ रहा है मुझे ये सवाल। तो सेकंड इक्वेशन को क्या करो, आप 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्लोरीन सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है जो कि गैस स्टेट में है। तो मैं क्या कर रही हूँ देखना, इक्वेशन नंबर 2 इसको यूज कर रही हूँ, उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय 3। क्यों कर रही हूँ, ताकि ये वाला फेज आ जाए, इस पर पहुंचना है मुझे इसलिए। तो पहले सेकंड इक्वेशन लिख रही हूँ, H2 गैस प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट इन 2HCl गैस, साथ में कुछ एनर्जी उसका काम लास्ट में लिखेंगे। नाउ फुल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, तो यही इक्वेशन अब ऐसे लिखी जाएगी, 3H2 गैस प्लस 3Cl2 गैस गिव्स 6HCl, कौन से स्टेट का, गैस स्टेट का। घबराना मत और परेशान भी मत होना, क्यों कर रही हूँ उसका रीजन मैं बराबर बता रही हूँ। 3 भी हो जाएगा, एनर्जी दी थी, वो एनर्जी भी मल्टीप्लाई होगी कितने से, जितने से आप इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो। अनम्यूट करके बताएं, ओके कर लोगे इतना काम? यस मैम। यस मैम। अब सुनो, अब मैं दूसरी बात सुन रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 का यूज हो चुका, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 पर जा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अपने आप फीलिंग आएगी आपको। देखना यहाँ जहां खत्म कर रहे हो आप इस सवाल को, वहीं थर्ड इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करती है। पर यहाँ और यहाँ यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों के मोल्स इक्वल नहीं है, और अब तो बिल्कुल नहीं है जब सेकंड इक्वेशन को आपने और चेंज कर दिया है। इस इक्वेशन को क्या नंबर दे दें, 2 बना दो आप, यानी सेकंड को थोड़ा चेंज कर दिया। सिमिलरली अब आप यूज करो इक्वेशन नंबर 3, और थर्ड इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो मैं डायरेक्ट 3 बना रही हूँ। इसका मतलब बाय द यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 मैंने एक नई फेज डालनी शुरू की है। क्या फेज है होगी वो, पहले थर्ड इक्वेशन लिखो, HCl गैस प्लस एक्वस, एक्वस मतलब पानी, वो तो बहुत सारा होता है, और HCl एक्वस, ये बनेगा, राइट। पर यहाँ देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस स्टेट में 6 मोल है और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस स्टेट में 1 मोल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
थ्री डैश इक्वेशन के लिए आपको थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 6 से। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो कितने से, 6 से। क्यों कर रहे हो उसका रीजन है यहाँ ये कहकर जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने डाला है 6, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक्वस का मतलब खूब सारा पानी होता है इसलिए। तो आपने 2 डैश या 2 स्टार इक्वेशन बनाई और 3 स्टार इक्वेशन बनाई। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, एक चीज भूल गए, साथ में लेके आनी चाहिए थी, -6c। समझ आ गया होगा, एनर्जी का काम है, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको ऐड करोगे यदि, तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा। आपके पास आएगा, पहले इस साइड से चलो, 3H2। देखो यही रोक देना यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। पूरा सवाल सॉल्व होने के बाद ये मत कहना ये नहीं समझ आया। ये सेकंड इक्वेशन है, उसका रिएक्टेंट साइड है, उसको मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब नीचे वाली इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड को लिखूंगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। ये 6HCl गैसेस स्टेट में है, ये भी 6HCl गैसेस स्टेट में है, पर ये प्रोडक्ट साइड है और ये रिएक्टेंट साइड। अपोजिट हो गए या नहीं हो गए, बता दो फटाफट। Yes, ma'am. अपोजिट होते ही एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सेम फेज अपोजिट साइड, देन कैंसिल हो गए। तो बताइए अब क्या बचा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्वस। और यहाँ क्या प्रोडक्ट आएगा, 6HCl। कौन से स्टेट, एक्वस। डाल दिया आपने। जैसा काम आपने इन दोनों इक्वेशंस के साथ किया, वैसा ही काम आप इसकी एनर्जी के साथ में भी करो। तो अब आप यहाँ पे एक नई इक्वेशन ला सकते थे, एंथैल्पी ला सकते थे। क्या वैल्यू होगी उसकी, -3b प्लस -6c। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन दोनों एंथैल्पीज को सम किया है मैंने, इट इज ΔH1 ΔH2, दोनों को ऐड कर दिया। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो बड़ा, हाँ बड़ा घपला है, पर क्या है ये सिस्टमैटिक, ये सिर्फ सब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव इतने गंदे सवाल नहीं देता है, ऑब्जेक्टिव अच्छे सवाल देता है जो हम कल तक कर रहे हैं। पर अब पूछा है किसी बच्चे ने तो मैंने कहा सवाल सॉल्व कर ले। अब जरा देखो, यहाँ पे आ रहा है HCl। जब मैं मेन रिएक्शन में जा रही हूँ ना, उस मेन रिएक्शन में मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोरीन और Al2Cl6 चाहिए। यहाँ वेस्टेज आ रही है मेरे पास, HCl चले जा रहा है। तो क्यों ना मैं इस HCl को हटा दूं यहाँ से, इसलिए मैंने यूज कर लिया अब। और वो इक्वेशन आएगा, सेकंड थर्ड तो खत्म हो गया, इस फेज को यूज कर सकते हैं हम, ये वाला फेज। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 2Al सॉलिड प्लस 6HCl, और ये कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, गिव्स Al2Cl6। कौन सा फेज है, एक्वस। डाले रखो कोई बात नहीं है। 3H2 कौन सी स्टेट है, गैस। अब आप अपनी इस इक्वेशन और ऊपर वाली जो नई इक्वेशन आई है, इन दोनों को कवर अप करो या कंपेयर करो, इन दोनों इस इक्वेशन को। अब आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है आपके पास में 3H2, यहाँ भी आ रहा है 3H2, सेम है, कैंसिल हो सकता है। बोलो ओके। 6HCl 6HCl रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, बोलो कैंसिल हो सकता है, करेक्ट। यस, और कैंसिल हो सकता है। तो मैंने इन दोनों फेजेस को भी क्या कर दिया, ऐड। लिखे जा रही हूँ मैं बराबर, ऐड किया है। इसकी एनर्जी का क्या वैल्यू था, जरा एनर्जी भी तो बताओ मुझे इसकी। ΔH कितनी लगाई हुई थी मैंने, -A। तो A ही लिखूंगी मैं इसे, क्योंकि मैंने इसे किसी से भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 3 जैसा कि ऊपर किया था। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, 6HCl से 6HCl एक्वस कैंसिल, 3H2 से 3H2 गैस कैंसिल, और बाकी इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। फटाफट से देखो और बोलना शुरू करो जल्दी से। क्या बचा, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस प्लस, बोलो आगे, एक्वस। ये रहा एक्वस, गिव्स एल्यूमिनियम आ गया, क्लोरीन आ गया, एक्वस आ गया। बोलो बच्चे, प्रोडक्ट में क्या बचा, Al2Cl6. और कौन सा फेज बचा, एक्वस। ये एक्वस फेज बच गया, राइट। और लास्ट चीज आएगी कौन, ΔH। अब ये ΔH के अंदर आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। इसका मतलब अब आप वापस से एनर्जी भी ऐड करो। तो क्या क्या लिखने वाले हो फिर आप यहाँ पर, अब आप लिखोगे -3b -6c -A। माइनस में है पर सब कुछ ऐड हो रही है। अनम्यूट करें बच्चे और बताएं मेरे को इतनी बातें समझ आ गई हैं कि नहीं आई। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो देख रहे हो आप, थोड़ा सा घूमता हुआ सवाल है, पर हमने क्या कर रखा है, मैंने सबसे पहले अपने दिमाग को सेट किया हुआ था, क्या मुझे क्या बनाना है और किससे बनाना है,
ये सवाल वाले ने मुझे बता दिया था एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। एनहाइड्रस इसका मतलब सॉलिड बनाना, एक्वस वाला नहीं बनाना। एक्वस लिखते ही तो पानी आ जाएगा, इसलिए दोनों चीजें भी सॉलिड ही होती है। मेटल सॉलिड होता है ऑब्वियसली, क्लोरीन गैस है तो गैसेस स्टेट में मिलेंगे। अब बताइए इन सभी में से कितनी इक्वेशंस का आपने यूज कर लिया? क्या फर्स्ट का कर लिया? बोलोगे यस मैम। सेकंड यस। थर्ड यस। क्या बच गई? फोर्थ। उठाओ अपनी फोर्थ इक्वेशन और जरा लेकर आ जाओ नीचे फोर्थ इक्वेशन। क्या बोलती है आपकी फोर्थ इक्वेशन? बोलो जरा। Al2Cl6 कौन सी फेज है जरा देखो जल्दी से? सॉलिड। साथ में क्या आ रहा है? एक्वस। देखो बच्चा ये रहा गिव्स। बोलिए क्या बना रहा है? Al2Cl6 कौन सी फेज में बना रहा है बच्चे? एक्वस स्टेट में बना रहा है, ये रहा। राइट? और इस केस में जो एनर्जी आपको गिवन है, जो एनर्जी आपको गिवन है वो कितनी है? -D। फाइन, बस खत्म हो गया हमारा सवाल। अब कंप्लीट होने को आ गया है मेरा पूरा क्वेश्चन। और अब इस क्वेश्चन को आप देखो जरा प्यार से, तो मुझे बताइए क्या करूं मैं ऐसा इन दोनों के साथ कि मेरा लास्ट आंसर ये बन जाए। यानी क्या आ जाए? 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस गिव्स Al2Cl6 पर कौन सी स्टेट? सॉलिड। यही था आंसर। कहाँ गया यार? ये रहा सॉलिड। ये है Al2Cl6 सॉलिड। कौन सी साइड में ये बताओ पहले? रिएक्टेंट। आपको लाना किधर है? प्रोडक्ट। इसका मतलब आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। तो बताइए आप क्या करोगे जब साइड चेंज हो जाए? यानी आपका पेन ऐसा है और उसको आपको ऐसे रखना है, यानी उल्टा काम करना है, तो फिर क्या करोगे? ऐड करोगे या माइनस करोगे? फटाफट बोलो। मैम सब्ट्रैक्ट। ऐड करोगे तो सब चीजें सेम साइड आएंगी, इतनी देर से ऐड ही कर रहे थे। अब इन चीजों को यदि आप ऐड करते हो तो सब लेफ्ट हैंड साइड ही आएंगी, राइट वाली राइट हैंड साइड ही आएंगी। पर ऐसा क्या प्रोसेस करें कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट हैंड साइड चले जाए? तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? एडिशन तो नहीं होता। माइनस। अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं, ये तो 6th-7th क्लास में शुरू हो जाती है। माइनस साइन मैंने यूज किया। यहाँ प्लस है तो कौन सा आएगा? माइनस। ये प्लस है तो कौन सा आएगा? माइनस। और सेम एज फॉर एंथैल्पी, ये तो -D थी, अब की बार कैसी हो जाएगी? +D हो जाएगी। अनम्यूट करके मुझे बताएं लास्ट स्टेप समझ में आता है कि नहीं आता? यस मैम। फटाफट देख लो, जल्दी से बोल दो बेटा, फटाफट फटाफट। सभी बच्चे, क्लास के सारे बच्चे फटाफट यस बताएं। मैम। यस मैम। उष्मा, देवराज ओके, अनुषा ठीक है यस ओके, मैम। स्नेहल, अतुल, तनिष, वंशिका ओके डन। ठीक है, काफी कुछ बच्चों ने बताया ओके। ठीक है, अब आओ फटाफट अपनी क्लास में। ये देखिए प्लस एक्वस, सॉरी ब्लैक ले लेती हूँ, प्लस एक्वस, और ये देखिए माइनस एक्वस। साइन चेंज कैंसिल हो जाएंगे इफेक्ट्स, राइट? ये देखो जरा Al2Cl6 एक्वस और ये देखो -Al2Cl6 एक्वस, एक प्लस कैंसिल है हो जाएगा। एक माइनस, कैंसिल हो जाएंगे। अब या तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिखूं +2 -2, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आपको वैसे ही समझ आना चाहिए। अलजेब्रिक इक्वेशन है, बार बार बता रही हूँ मैं। ये भी कैंसिल हो गया। अब बताइए बचा क्या? लेफ्ट क्या? एल्यूमिनियम सॉलिड ये रहा, क्लोरीन गैस ये रहा, और ये क्या बचा है बताओ? -Al2Cl6। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखते तो प्लस माइनस हो जाएगा। पर वो लेफ्ट में भेज दिया, इसलिए राइट में डालते ही ये प्लस में हो गया। ठीक है, अनम्यूट कर लिया बच्चों? यस मैम। यस राइट, मैम। वेरी गुड। अब जरा बहुत प्यार से देखो हर चीज को। ये है वो फेज जिसको आपको सच में सॉल्व करना है। ये इक्वेशन तो ऐसे घमासान है, युद्ध है एक तरीके का, पर आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इसे सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपने क्या क्या लिखा है जरा बताओ? आपने लिखा है -3b, छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो इसे अभी के अभी। -6c ये रहा, -a + d। बच्चों बड़े प्यार से, -3b -6c -a + d। इसका मतलब b कौन सी वाली एनर्जी है? आप देखो क्या वैल्यू है b की, c की क्या वैल्यू है आप देखो क्या है, a की क्या वैल्यू है आप देखो सवाल में क्या है, और d की क्या वैल्यू है आप देखो सवाल में क्या है। इन सभी की वैल्यूज डालते हुए इस छोटी सी फेज को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फाइन बच्चों, ओके
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। देखिए मैं अब इसे छोड़ रही हूँ यहीं पर क्वेश्चन को, इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे इसे परफेक्टली सॉल्व कर देंगे, कर लेंगे ना पक्का? धोखा तो नहीं देने वाले हो, क्योंकि आजकल तुम बड़ी मक्कारी करने वाले हो गए हो, इसलिए हमें रातों में नींद आना बंद हो गया है। चलिए जी, -3b, बी वाली एनर्जी बोलो फटाफट। 184.1, इट इज बी। बी मतलब सेकेंड एनर्जी। नेक्स्ट क्या था बच्चे? -6c। ओके प्लस मत करो फिर, -6 मल्टीप्लाई सी। सी वैल्यू क्या है बच्चे? देखो थर्ड इक्वेशन की 73.2, राइट। उसके बाद क्या है बच्चे? -a। -a करें, a की वैल्यू बताए बच्चे, इट इज 1004.2 एंड लास्ट वन, yes it is d plus 643.1। yes, ये सारी वैल्यूज मैंने आप लोगों के सामने डाल दी है, b c a d। सॉल्व करते ही डेल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? ठीक है, ओके। अब मुझे लगता है कर लोगे। चलिए और बताइए, कोई और डाउट? यदि सेम सेम होगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आप बताइए। बताइए फटाफट बेटा। पेज नंबर 53 कुछ कर रहे थे, आ गई हूं मैं तो। 52 53 क्या हुआ? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ ठीक है, तो बोलो बच्चों, नेक्स्ट डाउट। डाउट नेक्स्ट डाउट, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो 53 कुछ, पेज हाँ 53 पे आ गई हूँ मैम। नंबर 3 6 हाँ। और 8। तो हाँ वो मैं समझ गई। नंबर 3 जो है, देखो दिव्यराज मेरे पास में जो 53 पेज है ना, उसमें यस सोल्ड मैम। क्वेश्चन है, सोल्ड है वो एग्जाम्पल, उनकी बात कर रही हूँ। यस मैम। तो क्या वो प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसा है, कुछ बेंजीन लिखा हुआ है C6H6, ये क्वेश्चन है क्या? जल्दी जल्दी बता दो। नो मैम। नहीं ना, नो मैम। C6H6 प्लस 7/7 1/2। तो आप बताओ, नो आप मैम। स्टार्टिंग कर दो, फिर मेरे को बताओ कौन सा सवाल है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वाला है। 53 पेज के मतलब पहले से ही है, 2 है फिर 3 है। नहीं, वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन अमोनिया। यस मैम। ओके, ये मेरा 52 है एक्चुअली पेज। अच्छा अच्छा, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज, करेक्ट। ये क्यों देवराज, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आएंगे एग्जाम के अंदर। आप तो इससे तो बिल्कुल ऐसे रहो कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। ये है मेरा है पर्सनली पेज नंबर 52। यस, किसी बच्चे ने किया है क्या ये सॉल्व? काफी सारे बच्चे कह रहे थे यस मैम मैंने कर लिया, मेरा एक ही डाउट बचा है, ये है वो है, ऐसे ऐसे फेंक रहे थे। बताओ जरा किस बच्चे ने किया? किसी ने एक भी डाउट नहीं भेजा। क्वेश्चन था, सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यू नो अबाउट हैबर प्रोसेस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। स्नेहल रिएक्शन बोलना जरा, अमोनिया फॉर्मेशन इक्वेशन। N2 plus 3H2 gives 2NH3। क्या बोला मैंने? N2 plus 3H2 gives 2NH3। It is the process of formation of ammonia by Haber process, HABER, Haber process, right? ये सवाल 200% सवाल आएगा आपके एग्जाम में। ये इक्वेशन आएगी, इस पर कोई क्वेश्चन आएगा। अब बताइए, आपकी क्लास में कभी मैंने ये इक्वेशन लिखाई है? तो बच्चा कहेगा यस मैम। कब? तब जब मैंने आपको डेल एन जी निकालना सिखाया हो। ऐसा कैसे कुछ आ रहा है? जब मैंने डेल एन जी निकालना सिखाया होगा, कौन सा था वो रिएक्शन या इक्वेशन? यू नो अबाउट डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। मैं अभी आज सुबह ही बैठकर पिछले वाले मेंस के इसके थर्मो के क्वेश्चंस लिख रही थी।
IIT मेंस में जो आए थे, है ना। और IIT मेंस में इस पर सवाल आ रहा है, और पता है फॉर्मूला क्या था, वो कह रहा था N2 + 3H2 gives 2NH3, यानी हैबर प्रोसेस पर आ रहा है। इस इक्वेशन को हम क्यों लिखते हैं, ताकि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल एन जी। क्या मैंने ये इक्वेशन पढ़ाई है? सबसे पहले तो ये पूछो अपने आप से, आपको याद आ रहा है या नहीं? यस मैम। Yes, आया ना? ma'am. हाँ ठीक है। तो मुझे बताइए डेल एन जी कैसे निकालोगे और क्या आंसर आएगा, फटाफट मैंने बता अलग दो। तरह से किया है। क्या? हाँ वैसे नहीं। मैंने वैल्यूज रिप्लेस करके कर दिया, माइनस जो प्रोडक्ट्स माइनस। हाँ यही तो करना होता है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप क्या करोगे, 2 - 4, आंसर कितना आ जाएगा, -2। मैं तो सिर्फ डेल एन जी की बात कर रही हूँ, उस सवाल की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ अभी। तो ये डेल एन जी वैल्यू आ गई -2, इक्वेशन में डाल दो -2। आर की वैल्यू 8.314 जूल में आती है, टेम्परेचर वो आपको देगा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है वो आपसे, वो पूछना चाह रहा है, ये प्लस वैल्यू है, ये वाला साइन है, आपसे वो बोलना चाह रहा है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 312.5 जूल पर मोल है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एच। ये एक सवाल वैसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया, ये फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ा दिया, इस पर सवाल आएगा 101%। ये पहला सवाल हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये जो अभी अभी देवराज मुझसे पूछ रहा है, तो मैं उससे कह रही हूँ ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देनी चाहिए जो कि आपको एग्जाम वाले ने दे रखी, मतलब बुक वाले ने दे रखी, लिख दिए मैंने भी, स्टेट नहीं बताया। हाँ मेरे को बोलना था ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बेस रिएक्शन है OSTWALD, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की, सभी बच्चे नोट करें इस बात। बेस रिएक्शन फॉर ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज व्हाट, it is the process by which we can prepare nitric acid HNO3। नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए आप जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसे नाम दिया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब अनम्यूट करें और मुझे बताएं, याद रह पाएगा आपको, हैबर प्रोसेस कौन सा है, अमोनिया बनाना, और अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसे हैबर प्रोसेस कहते हैं। ये रिएक्शन आई तो मैंने बता दिया, अनम्यूट नहीं किया किसी ने भी। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अब मुझे क्या दिया हुआ है वो मैं लिख रही हूँ, ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 52 का मैं कर रही हूँ। गिवन है मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देवराज देखो ऐसे ही लिखते थे अपन, किस किस की गिवन है, पहले NH3, क्या वैल्यू है बेटा NH3 की, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो -46.2, और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये 1 मोल Yes, के लिए ma'am. है, किलो जूल ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। ओके, दूसरी वैल्यू किसके लिए दी गई है, देखो अब मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, H2O, H2O और वैल्यू इज -241.8. -241.8। अब रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बच्चा यदि आप मुझसे पढ़ते हो तो जैसे ही वैल्यू वाटर की आएगी, मैं बिना उधर देखे हुए या इधर उधर देखे हुए ये कहूंगी इस समय वाटर गैसेस स्टेट में बनता है, गैस में। थोड़ी देर पहले आपने जो न्यूमेरिकल पढ़ा था उसमें वाटर की फॉर्मेशन एनर्जी थी 286, वो जो 286 बनती है ना उसमें पानी होता है L में, लिक्विड स्टेट में, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये तब होती है जब पानी कौन से स्टेट में बनता हो, गैस में, क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम टू कन्वर्ट वाटर लिक्विड को वाटर गैस में ले जाने के लिए। तो यदि आप लिक्विड स्टेट में वाटर बनाते हो तब तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -286 के आसपास, और जब गैस में चली जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 240 के आसपास। अब ये देखो डिफरेंस आया ना, करीब करीब 40 का। 40 एनर्जी का जो यूज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, एल को, लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैस। ओके, ऐसे ऐसे समझते हैं बच्चे, सवालों को पढ़कर समझते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है। एक वैल्यू दी है इन्होंने NO की, क्या है NO की वैल्यू +90.4 किलो जूल पर मोल है सभी की, ठीक है, खत्म हो गया ये सवाल, बैलेंस इक्वेशन दे दिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालनी है, रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी निकाल लो आप, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -241.8, अनम्यूट देवराज, Yes, ma'am. प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय NO वैल्यू इज व्हाट 46 पॉइंट नहीं गंदी बात 90.4 करेक्ट। NO4 है इसलिए। फिर रिएक्टेंट के लिए माइनस, ऑक्सीजन का कुछ बताते नहीं है। NH3 का कितने मोल है 4, तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से -46.2 से। देवराज मुझे बताओ ये सवाल आप समझ में आया कि नहीं आया फटाक से? यस मैम आगे। तो पर अब देवराज ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इजी से। एक इक्वेशन लिख लेना, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी देख लेना, रिएक्टेंट की मिल जाएगी। जिसकी नहीं देते उसकी क्या होती है 0। मोल्स बना के बैलेंस करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करने बस सवाल हो जाएगा, राइट? यस मैम। ऐसा ही क्वेश्चन कौन सा बता रहे हो आप मुझे? फिर थर्ड के बाद कौन सा डाउट है? 5? नो मैम 6 है। 6 है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ले बच्चे। देखो बच्चों सेम है क्वेश्चन, ऐसे कैसे? देवराज आपको सेम काम करना है, राइट? ओके यस मैम कर लूंगा मैं। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेम हो जाएगा। क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। क्या कहता है? विच इज अ गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल कौन सा है? तो आप क्या करो, दोनों की एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल लो। जो आपको अच्छी हीट दे, ज्यादा टेम्परेचर दे, सेम अमाउंट पे 1 मोल दे, वो अच्छा फ्यूल होगा। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले कंबशन ऑफ मीथेन निकाल रहे हो। कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करो, CO2 बनाओ और वाटर बनाओ Yes, YSH2। ma'am. गर्ल्स हो ना आप मेरे साथ में? Yes, ma'am. ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। जल्दी से बता दीजिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकाल रहे हो रिएक्शन की? प्रोडक्ट माइनस, ठीक है, Reactants. यहाँ प्रोडक्ट CO2 है, हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो फिर यहाँ पर होगा CO2 की एनर्जी प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई H2O की एनर्जी माइनस किसकी एनर्जी? CH4 की एनर्जी। हो जाएगा, सब कुछ रिएक्शन बैलेंस है इसलिए। Yes, ma'am. लाइकवाइज ऐसे कैसे अपना दूसरा ग्रुप उठाना, इट इज C2H6 और उसे भी आप कंबशन में भेज दो। अब की बार बनेगा ट्वाइस CO2, अब की बार बनेगा 3H2O, क्योंकि बैलेंस करना है कार्बन हाइड्रोजन, तो मैंने बैलेंस कर लिए दोनों। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो बेटा, 7 हो गया, 7/2 लगा दूं अब तो? यस अब तो लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया, हो गया। बस अब की बार फिर से बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस बना देना, एंथैल्पी कंबशन, पर अब की बार किसकी बनेगी? C2H6 की। 2 मल्टीप्लाई CO2 वाली एनर्जी प्लस 3 मल्टीप्लाई वाटर वाली एनर्जी माइनस किसकी एनर्जी? 1 मल्टीप्लाई C2H6 की एनर्जी। दैट्स ऑल, खत्म हो गया सवाल। बोलो हम कर लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, और ma'am. क्या, ये बहुत बोरिंग है, मतलब ऐसा एक एक जैसे चीज आती चली जाती है और फटाफट से खत्म भी होती चली जाती है चीजें, तो ये बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लो। आप लोग तो टेंशन लो कि आपका एग्जाम होने वाला है, बस उसकी एग्जाम होने वाला है ना आपका ऑब्जेक्टिव वाला। Yes. कल नहीं हुआ था ना, तो कल होगा। मतलब मेरे को मन कर रहा है मैं किसी भी दिन दे दूं, ऐसे करके बिठा दूं, लो वही लिंक आ गया, चलो बैठ जाओ सवाल करो। कल होगा क्या? किसी भी दिन मन कर रहा है मेरा, किसी भी दिन कह दूं ये लो ऑब्जेक्टिव का पेपर आ गया, आप कर लो ऐसे। वैसे शायद कल हो जाए, बॉन्डिंग है बस। हाँ जी बच्चों ठीक है, और बताइए कुछ है तो डाउट वाउट में, नहीं तो मैं चलूँ आगे। यस अच्छा ठीक है, डाउट ऑलमोस्ट हो गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ अपने लिए पहले। कल मैंने एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, मुझे बता दो उसका नाम क्या है? बॉन्ड एनर्जी। Bond energy. वेरी गुड, इट इज बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी देखिए, हर टॉपिक में लैंग्वेज कुछ नहीं है मेरे पास में, मेरे पास हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, हर टॉपिक पे। तो आपको सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? अपने न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलों पर। अब यदि बच्चे अनम्यूट कर ले मेरे साथ तो मेरे को तो 1 मिनट लगेगी, मैं दोबारा से आपको फॉर्मूले एक बार रिकॉल करवाना चाह रही हूँ। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी आया था ना, डेल यू, इसका फॉर्मूला क्या होता था? U2 माइनस U1। स्टेट फंक्शन था, फाइनल माइनस इनिशियल पर। अभी और भी बाकी हैं क्योंकि फॉर्मूले अभी बाकी हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको तो मैं डिराइव भी नहीं करवाऊंगी, सीधे याद करने के लिए बोल दूंगी। ये भी एंथैल्पी होती है, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी, ये एंथैल्पी, ठीक है।
इन दोनों को मिला के हमारा वो रिलेशन निकलता था। उससे पहले इंटरनल एनर्जी ने फर्स्ट लॉ बनाया था। फर्स्ट लॉ क्या होता था? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो ना आपको रात को सोते टाइम भी कोई पूछे ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्टार ग्रुप है, तो ऐसे जल्दी से बताना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आया था। क्या फॉर्मेट बना था जल्दी बताओ? डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल बी। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं यस मैम ये याद है। पी डेल बी वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने थोड़ा चेंज किया था। कैसे? अभी अभी बस थोड़ी देर पहले ही, पता नहीं कहाँ गया, वो उस पेज में किया था शायद मैंने। और मैंने ये कहा था पी डेल बी की जगह आप कुछ और लगा सकते हो, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है। देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू डेल एन जी आर टी, राइट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये फॉर्मेट लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार रखें। ठीक है, इसके बाद दो छोटी छोटी बातें और आई थी। जब भी आप इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करते हो तो जो हीट आप लेकर चलते हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेते हो। इस सिंबल को आप अभी मत भूलो। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 2 दिन के बाद मैं आपको ये फॉर्मेट फिर से देने वाली हूँ और आपको एक नया फॉर्मेट लाने वाली हूँ। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। क्योंकि उसके बाद हमारे पास में आता है डेल एच। उसको मैंने कैसे लिखा था? क्यू पी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो भी होगी दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। इसका मेरे को शायद आज भी यूज करना पड़ जाए, देखते हैं कितने न्यूमेरिकल कर पाते हो उस हिसाब से। ठीक है, ये दोनों भी हो गए। वर्क पढ़ाए थे क्या मैंने आपको? वर्क जल्दी बताओ। यस मैम, वर्क तो पढ़ाए थे। क्या था? सबसे पहला वर्क था प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इट इज पी डेल बी का। और दूसरा वर्क जो था वो था रिवर्सिबल प्रोसेस था आइसोथर्मल। याद आया? क्या वैल्यू होती थी? -2303 एनआरटी। याद नहीं आ रहा क्या बच्चों? एनआरटी। और फिर लिखा था मैंने लॉग ऑफ, इधर की साइड आया था V1 अपॉन V2। याद आया कि नहीं आया? माइनस में है तो V2 अपॉन V1। भाई साइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली थी। इन केस V1 बाई V2 करते हो तो साइन प्लस, और V2 बाई V1 लिखते हो तो साइन माइनस। अनम्यूट करें अब पूरी क्लास और मुझे बताए क्या ये फॉर्मूले तैयार थे आपके? क्या आप भूल चुके हो इनको अभी से? ओके, भूल गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी तो क्वेश्चन वो पेपर नहीं हुआ उससे पहले भूलना शुरू कर दो। इक्विलिब्रियम आ गया आपके पास में, तो आप लोगों को लर्न करना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आई थी एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, अनम्यूट करके मुझे बताओ जरा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? कहीं मैं अकेली चिल्ला रही हूँ यहाँ पे? Yes, Yes, हाँ ma'am. ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। यस मैम। हाँ, ठीक है। एंथैल्पी चेंज के बारे में बात की थी, उससे देखो कितने सारे अभी अभी न्यूमेरिकल सिखाए मैंने आपको, ये सब एंथैल्पी चेंज। इसी सीरीज में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हमारे पास कल ऐड हुआ और वो क्या है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। पर बच्चों एंथैल्पी चेंज और बॉन्ड एनर्जी में एक ही चीज का डिफरेंस है, याद आ रहा आपको या भूल गए हो? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अदरवाइज हर बार क्या लिखते हो आप? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पर बॉन्ड एनर्जी में देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वो एनर्जी है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखा जाता है। पहले शुरू की चीजें देखी जाती है, उसके बाद में जाती है। ठीक है, ओके। मैं अपने सवाल को समझाना चाह रही हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ। देखो बच्चों, आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिखा रही हूँ शायद इसी का आंसर रॉन्ग है। ये मैं पेज नंबर दे रही हूँ आपको, 61 है, और 60 और 61 पे फिर से न्यूमेरिकल है क्योंकि, और इसका क्वेश्चन नंबर 8 लिख रही हूँ मैं, रेंडमली उठा लिया, यही मेरे सामने पड़ा हुआ है इसलिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन ले लेना, और इथीन को ध्यान से देख लेना बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना। 3O2 खुद उसने बैलेंस करके आपको इक्वेशन दे रखी है, ट्वाइस मोल CO2 प्लस ट्वाइस H2। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बॉन्ड एनर्जी का आपको सिखा रही हूँ, इसके बाद मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगी। जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो मैंने नीचे देखा, उसने मुझे कुछ दिया हुआ है, वो क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स मिल रहे हैं? इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बच्चों दिखाई दिया क्या? यस और नो में बोलो जवाब, देखा है तो आपने बुक में? yes, ma'am. ठीक है। CO की बॉन्ड एनर्जी, OH की बॉन्ड एनर्जी और C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी। क्या सभी बच्चों ने डिजिट्स देखे? मैंने भी लिख लिए, किलो जूल पर मोल मानकर चलते हैं। ठीक है,
इन एनर्जी का मतलब होता है जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो मुझे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, मैं उसे प्रोवाइड करूंगी तब जाके वो बॉन्ड ब्रेक होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके लिखो, जैसे कुछ ऐसे C डबल बॉन्ड C, ये H2 कंडेंस है तो ऐसे ओपन कर दो, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा। पूरी क्लास में आप जितने भी बच्चे बैठे हुए हो बिल्कुल तरीके से बैठना, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ हर एक मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर बॉन्ड के कितने नंबर हैं। ये तो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ आप लोगों के सामने, CO2 का बना दिया, बच्चों को देखते ही पता लग रहा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन है CO2 के कार्बन पर, यस और नो? sp, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। कैसे कैसे बताओ जरा, कैसे पता लग रहा है? 2 पाई बॉन्ड है। यस, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है, इसलिए सेंटर कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। ये देखिए मैंने इसी इक्वेशन को ओपन करके लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या CH टाइप का बॉन्ड है? तो बोलोगे यस है रिएक्शन में। कितने हैं मेरा दूसरा सवाल, बोलो फटाफट। Ma'am, 4. 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अनम्यूट करे पूरी क्लास और मुझे बताए क्या ये बॉन्ड देखने आ गए? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ये रिएक्टेंट लिख रही हूँ, फॉर्मूला बता चुकी हूँ, तो शुरू वाले रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ। प्लस प्लस यहाँ पे एक और टाइप का बॉन्ड है और वो है C डबल बॉन्ड C। पर कितने हैं C डबल बॉन्ड C? क्या जवाब दोगे? 1, अकेला ही तो है, 1 मोल है तो 1। तो क्या है C डबल बॉन्ड C? 1 मोल और C डबल बॉन्ड C एनर्जी, ठीक है। प्लस एक रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया, ऑक्सीजन के पास आ गई। कैसा बॉन्ड है? O डबल बॉन्ड O। यहाँ कहीं दिया हुआ है क्या O डबल बॉन्ड O? ये रहा। और कितने हैं ये बॉन्ड? 3, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 3 है O डबल बॉन्ड O। ओके, और ये सब कुछ आ गए रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस। अब किसका नंबर आना चाहिए जल्दी बताइए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में किस टाइप का बॉन्ड है? तो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। एक में इस 2 को भूल जाओ, इस 2 को भूल जाओ और ये कहो एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ CO बॉन्ड है? क्या जवाब दोगे? 2. 2। तो यदि 2 मोल है CO2 वहां पे तो टोटल कितने होने चाहिए? 4. 4। तो फिर आप बोलोगे 4 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। अब मैं दोबारा इस सवाल को कभी नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि आज बड़े प्यार से समझा दिया है। सेम एज OH बॉन्ड वाटर में, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड हैं तो 2 मोल में कितने होंगे? 4. OH बॉन्ड। इज इट फाइन? ओके, ठीक है। आप लोगों की जरूरत पड़ गई मेरे पास ऑप्शनल मैथ्स वालों, जल्दी से सिंपल मैथमेटिक्स करोगे, बायो वाले भी कर सकते हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। सबसे पहला काम है 4 को मल्टीप्लाई करो CH की एनर्जी से। कितनी है वो एनर्जी? 414। फटाफट करते जाओ अब आप लोग, मैं वैल्यू लिख रही हूँ। C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी ये रही, इट इज 619 प्लस 3 मोल्स 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी मेरे पास आ रही है 499। बॉक्स बंद, ये सब वैल्यू प्लस करें माइनस, यस अंश आ चुका है और अंश अब काम करना शुरू कर चुका है। CO बॉन्ड एनर्जी आ रही है CO की, इट इज 724, उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 4 मल्टीप्लाई OH बॉन्ड, ये है OH बॉन्ड, इट इज 460। यस बच्चों बोलो, इसको सॉल्व कर दो कंप्लीट। मैम 2312 आएगा। हाँ जी, इसको ऐड किया तो क्या आया था दिवराज? यदि मैम 2424। 3772. यस मैम 3772 और इसको जरा बताओ, इसको भी मैंने सॉल्व Minus किया। 4736. 4736, 36. ओके, और माइनस किया तो माइनस में आया। Minus 964.
-964। बच्चे देखिए सभी, बताइए सभी ने देखी? भाई कैलकुलेशन यही होगी, गड़बड़ नहीं है ना? देवराज बोलो क्या आंसर आ रहा था आपका? मैम मेरा गड़बड़ हो गया था पहले में। अरे यार सिंपल मैथ्स में कैसे गड़बड़ करता है? और बोलो भाई बॉयज तुम, अरे बच्चों, मैम ये करेक्ट है। अतुल यादव जब क्लास खत्म हो गया तो एंट्री कर रहा है क्या? हाँ बोलो बेटा। आई होप ये ओके होगा ना, चेक कर लेना, चलो कोई बात नहीं। हाँ यस मैम। और मैं तो एक बात को पहले बोल चुकी हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको ये कहा था शायद इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसीलिए मैंने इसे उठाया जबरदस्त, क्योंकि इसको बुक के अंदर देखोगे तो इसका आंसर आ रहा है नहीं, नहीं सेम है, सही है, सही तो है। इट इज -964। मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत था, पता नहीं कौन सा वाला है, मैं भूल रही हूँ। आप लोग ट्राई करोगे, बोलिए कर लोगे ना आप तो सवाल? यस मैम। ओके अब एक और चीज सुनो, एक और चीज, सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आपको बोलेगा बॉन्ड एनर्जी ये है रिएक्शन की, ये रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, और आपसे बोलेगा कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड। बताओ ऐसा कर पाओगे ना? सिंपल है, इस वाली वैल्यू को दे दिया जाएगा, इस वाली वैल्यू को अननोन कर दिया जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे, एक्स इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे बच्चे, डन। अब मैं पूछ नहीं रही हूँ कर लोगे या नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए लास्ट खत्म कर रही हूँ अभी मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इट इज लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ सबसे बड़ा लॉ है और वो अब कंप्लीट हो गया है आपका, और इसमें कुछ एडिशनल चीजें जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लाइक फ्राइडे सैटरडे तक भेजूंगी मैं आपके पास वो सब चीजें। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की बात करो, कि फर्स्ट लॉ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने मुझे बताया कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, पर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से सेकेंड फेज के अंदर, है ना? तो आप इंटर कन्वर्जेबल है, बट टोटल एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, सिर्फ इंटरचेंज कर सकते, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। क्या लिमिटेशन है इसकी? कि it doesn't explain about the direction of reaction. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ। ये इसका ड्रॉबैक रहा, मैं तो कहती हूँ एक ही रहा, पर वो एक ही बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है मतलब मतलब फैक्ट वाला है, समझ लो आप। ये मुझे ये नहीं बताता कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इसी डायरेक्शन में क्यों जा रही है, ऐसा क्यों नहीं होता कि रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, और यदि आप भेज सकते हो, मतलब हमें मालूम है रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं, पर उनको वहां भेजने के लिए हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स की यूज करनी पड़ती है, अदरवाइज हर रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल दूं क्या एग्जाम्पल, आप लोग समझ रहे हो और सुन रहे हो तो? यस। क्या वजह है, आप सबको पता है कि आप लोग 11th क्लास में आ चुके हो, आप सबको पता है कि हाल क्या है, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं और कब तक चल रही हैं ये भी नहीं पता, अनसर्टेन है ये चीजें, ठीक है। सबको मालूम है कि 11 o'clock या 9 o'clock या 10 o'clock हमारी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास होती है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरी क्लास के बच्चे, सारी क्लास के बच्चे एक साथ यहाँ क्लास अटेंड करने के लिए अपने आप आ जाएं? दैट इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब यदि ऐसा हो कि आप लोग अपने आप आ जाओ तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। काफी सारे बच्चों को किसी ना किसी टीचर के थ्रू फोन किया जाता है, हम कॉल करते हैं, बाद में हम पूछते हैं, तब जाके वो बच्चे ये कहते हैं यस मैम अब हम कल आ जाएंगे, या आज हम इसलिए नहीं आए थे, या ये इशू हो गया था, ऐसा, यानी एक्सक्यूज जिसे हम कह देते हैं, है ना? हम बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, ये फर्स्ट लॉ मुझे ये नहीं बता पाया कि इस रिएक्शन का यही डायरेक्शन क्यों होना चाहिए। और सिंपल एग्जांपल लो, यू नो अबाउट डिफ्यूजन, राइट? हाँ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैसेस लॉ में मैंने पढ़ा दिया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ा था आपने? वो जगह जहां आप बहुत ज्यादा गैसेस रखते हो, वो जगह से या हाई प्रेशर वाली जगह से गैसेस एक्सपेंड हो सकती हैं या फैल सकती हैं किस तरफ, जहां पे गैसेस नहीं होती,
यानी कि लो प्रेशर जहां पर होता है, और ये काम अपने आप होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक गर्म कप चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ठंडे कप वाली चाय दोबारा से गर्म हो जाए? समझ रहे हो? वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ने ये तो कह दिया कि 1 हॉट कप टी और कॉफी इट विल बी लूज इट्स एनर्जी, और टेम्परेचर को लूज करती है और उसकी वजह से ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है, क्यों ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसके बारे में वो नहीं बता पाया। इज इट ओके? डायरेक्शन का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? यस मैम। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, किसने कहा? देखो अभी एक और बहुत बढ़िया से एग्जांपल आया। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आप लोगों को, अभी पीछे वाला पेज था, उसमें मैंने आपसे कहा कि ये लो बच्चा, ये बैठा हुआ है, और इस बच्चे को मैंने बोला भाई ये पर्टिकुलर फॉर्मूले सब रिवाइज करने हैं। इस बच्चे ने रिवाइज कर लिए, कल मुझे सिखा सुना भी दिए। 3 दिन बाद मैंने अचानक से इससे पूछा ये फॉर्मूले दोबारा से सुनाओ, तो बच्चा कहेगा भूल गया। देखो डायरेक्शन कहाँ आ गया, वापस वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। ऐसा क्यों? तो आपने कहा था कि मैं भूल जाऊं, जो चीजें मैंने याद कर रखी मैं ऐसा भूल जाऊं? नहीं ना, वो कैसे चल रही है? स्पॉन्टेनियस चल रही है। यस, वर्ड आ गया मेरे मुंह पे, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, जिसको करने के लिए मुझे किसी भी बाहर वाले सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप ही नहीं आता। एक होता है नहीं मैं अपने आप आ जाता हूँ, नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे आकर वो ये कहे कि बेटा बैठ जाओ और पढ़ ले। देखो अब क्लासेस खत्म हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं या 7 बज गए हैं, इतनी देर हो गई आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, चलो बच्चों बैठ के पढ़ो। ऐसा एक दिन वो हो कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मैं खुद अपने अकॉर्डिंगली तैयार कर रहा हूँ सब कुछ। इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। पर रेयरली ऐसा होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने मुझे सब कुछ सिखाया, पर ये नहीं सिखाया कि पर्टिकुलर रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2 छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। एक का नाम होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ध्यान से सुनते जाना। इसी को फीजिएबल भी बोला जाता है, फीजिएबल प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ, तो टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए बहुत छोटा सा रेफरेंस डाल रही हूँ कि द प्रोसेस क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो। बिल्कुल सिंपल वर्ड तो यही है, द प्रोसेस which are takes place by itself, अपने आप जो हो जाए, और या फिर some initiations are required। जैसे आप लोग ढीले पढ़ते हो पढ़ाई में, तुरंत मेरा फोन पहुंच जाता है आपके पास, इसका मतलब मैं आपको क्या कर रही हूँ? इनिशिएट कर रही हूँ। बेटा आप भूल गए, आप क्या करने यहाँ आए थे। एक होता है खुद अपने आप ही, नहीं मैं चल रहा हूँ, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। अनम्यूट करके बताएं बच्चे, बात समझ में आई? इनिशिएशन का मतलब समझ में आया? बस एक बार मैं फोन करूंगी, बच्चा समझ जाएगा यार मैम का फोन आ गया, हाँ पढ़े नहीं है इसलिए फोन आ गया, तो पढ़ लेना चाहिए, राइट? अनम्यूट करे पूरी क्लास और मुझे बताए स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझते हो या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. स्पॉन्टेनियस का मतलब, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप बैठ के पढ़ना, अपने आप ऑन टाइम क्लास अटेंड करने के लिए आना, इंतजार न करना कि पर्टिकुलर टीचर मुझे फोन करेगा तो मैं आके बैठूंगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। आपको किसने कहा कि आपने जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाओ? नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्या आप चाहते थे? नहीं। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, राइट? ओके, मैंने बहुत से एग्जांपल डाल दिए आपको स्पॉन्टेनियस के। कुछ एक आध एग्जांपल ऐसे होते हैं ना, एग्जाम वाला पूछ लिया आपसे कि क्या, तो फिर ऐसे लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, पानी के अंदर सॉल्ट का डिसॉल्व होना। सॉल्ट डाल दो पानी के अंदर, धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली। और यदि नहीं होगा एकदम से तो क्या करो? इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है। क्या करोगे? स्टेयर करोगे थोड़ा सा, ठीक है? एवोपरेशन ऑफ वाटर, एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का एवोपरेट होना भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो बच्चों बताना जरा,
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे, बस छोटा छोटा सा दे रही हूँ मैंने आपको बताया बस अपने बाद में। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे, जो कि अपने आप नहीं होते, है ना। उन्हें करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इनिशिएशन देना पड़ता है। द प्रोसेस विच कैन नेदर बी टेक्स प्लेस, हाँ द प्रोसेस which are which the process which can neither takes place by itself, ना तो वो अपने आप से होंगे, और nor by some initiation, nor by some initiation, ना तो वो अपने आप होंगे और ना ही किसी इनिशिएशन से होंगे। दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो मैंने अभी एग्जांपल बहुत सारे दिए। एवोपरेशन ऑफ वाटर रोक लो और पानी को एवोपरेट होने से, तो नहीं रोका जा सकता। दैट इज व्हाट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अनम्यूट करें बच्चे, बताएं मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मैंने आपसे कहा ना, आप रोक लो, आपने जो कुछ याद किया है वो भूलने वाले हो आप धीरे धीरे, आप इस चीज को रोक लो। क्या आप रोक सकते हो, तो जवाब आएगा नो मैम। फिर क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके वो लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए ठीक है, कल हम इसको लेकर आगे पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। और न्यूमेरिकल्स प्लीज करने हैं आपको बॉन्ड एनर्जी के, तो ख्याल रखना। अनम्यूट कर लें और प्लीज लीव कर लें फिर अब आप। Okay, ma'am. Bye, ma'am. ओके Bye. ओके, बाय बाय बच्चा, बाय।